Hello friends, this is SP. Adhigamanch welcomes you. We are present here with another new session that is moral development theory यानी नैतिक विकास का सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार। यानी नैतिक विकास का जो सिद्धांत लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया है उसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो जब भी हम मॉरल डेवलपमेंट यानी नैतिक विकास की बात करते हैं, यानी लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास की बात करते हैं, तो हमें पियाजे को बिल्कुल नहीं भूलना चाहिए। यानी कि जिन पियाजे ने 1932 यानी 1932 में पियाजे ने भी नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। इनके सिद्धांत इन्होंने माना, यानी पियाजे ने माना कि जो नैतिक विकास किसी बच्चे में होता है वो चरणों में होता है, उन्हीं के आधार पर यानी लॉरेंस कोहलबर्ग ने भी 1953 में नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, यानी मॉरल डेवलपमेंट की जो थ्योरी दी है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने भी 3 चरणों में डिवाइड किया, यानी इन्होंने भी चरणों में माना है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो नैतिक विकास का सिद्धांत दिया, इन्होंने 3 लेवल दिए हैं नैतिक विकास को, बच्चे के नैतिक विकास को, यानी 3 लेवल्स में बांटा है। इन्होंने बात की है 3 लेवल्स की। उन 3 लेवल्स में भी यानी स्टेजेस की बात की है। फिर इन्होंने अच्छी तरह से समझने के लिए, यानी कि लेवल्स को अच्छी तरह से समझने के लिए स्टेजेस की बात की है। तो जो स्टेजेस की बात की है वो 6 स्टेजेस की बात की है। जब हम लॉरेंस कोहलबर्ग की बात करते हैं तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट और याद रखने की है कि जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने बात करी है नैतिक विकास के संबंध में, जो लेवल्स हैं वो 3 लेवल हैं। यदि हम स्टेजेस अवस्था की बात करते हैं तो अवस्था यानी 6 हैं। तो कुल मिला के यानी 3 लेवल दिए हैं, पहला लेवल, दूसरा लेवल एंड तीसरा लेवल। पहले लेवल में 2 स्टेज, दूसरे में 2 स्टेज एंड तीसरे में, तो कुल मिला के 6 स्टेज, 6 अवस्थाओं की बात की है। तो हम जो डिस्कस करने वाले हैं यानी मॉरल डेवलपमेंट, तो मॉरल डेवलपमेंट जो इन्होंने 3 लेवल दिए हैं उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। यानी इन्होंने जो पहला लेवल दिया है, इन्होंने पहले लेवल और दूसरा लेवल एंड तीसरा यानी 3rd लेवल। तो इन्होंने जो पहले लेवल की बात की है, पहला लेवल इनका है कन्वेंशनल, यानी कन्वेंशनल मॉरलिटी। कन्वेंशनल यानी परंपरागत नैतिकता। इन्होंने जो बात की है वो परंपरागत नैतिकता की बात की है। एंड इससे पहले जो बात की है यानी प्री कन्वेंशनल, यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता। एंड तीसरी जो बात की है इन्होंने की है यानी पोस्ट कन्वेंशनल। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मतलब उत्तर परंपरागत नैतिकता, इसे परापरंपरागत नैतिकता भी कहते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने पियाजे के अनुसार, पियाजे का अध्ययन करने के बाद यानी 1953 में जो पियाजे ने थ्योरी दी थी यानी मॉरल डेवलपमेंट की, वो ज़्यादा मान्य नहीं रही, उसका बहुत ज़्यादा क्रिटिक हुआ। उसके बाद जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो थ्योरी दी यानी 1953 में, इन्होंने जो लेवल दिए हैं वो पहला लेवल दिया यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता यानी प्री कन्वेंशनल नैतिकता। एंड इसके बाद जो बात की इन्होंने कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी परंपरागत नैतिकता। एंड 3rd वन इज पोस्ट कन्वेंशनल यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता या परापरंपरागत नैतिकता। तो इन्होंने जो 3 लेवल की बात की, अब पहले लेवल की बात करें तो इसमें 2 स्टेज एंड दूसरे में 2 स्टेज एंड तीसरे में, तो कुल मिला के 6 स्टेज की बात की है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के बारे में बात करने से पहले इनकी एक कहानी के बारे में हम डिस्कस करेंगे, क्योंकि इन्होंने 20 साल के एक्सपीरियंस किया और कुछ प्रैक्टिकल किया, यानी कुछ बच्चों पर उनके लिए कुछ नैतिक कहानियाँ सुनाई। उसके बाद जो कुछ प्रश्न किए उससे जो निकल कर आई, इन्होंने एक मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी दी। तो उससे पहले हम उस थ्योरी की बात करते हैं। तो लॉरेंस कोहलबर्ग ने यानी यूरोप में एक
कहानी के आधार पर कई कहानी सुनाई, बच्चों को ग्रुप में बांटा। ग्रुप में बांटने के बाद जो एक महत्वपूर्ण कहानी है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। यूरोप की बात है, यानी हिंज की कहानी। हिंज एक व्यक्ति था, इसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी हिंज एक व्यक्ति था। तो ऐसा हुआ कि हिंज नाम के व्यक्ति की यानी जो पत्नी थी वो बीमार हो गई, यानी मरने के कगार पर आ गई। इस कहानी को सुनने के बाद जो मॉरल डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से समझ में आएगा, तो ये कहानी बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है। तो हिंज नाम का एक व्यक्ति था, उनकी जो पत्नी थी वो मरने के कगार पर थी। कुल मिला के उनको एक ऐसी बीमारी हो गई कि अब वो मरने ही वाली थी। अब इनको पता चला कि सारे डॉक्टर फेल हो गए। इनको पता चला कि जो उनका एक वैक्सीन है, जो दवा है, एक इंसान के पास है, एक डॉक्टर के पास है और वो वहाँ मिल सकती है। तो वो दौड़े दौड़े जाते हैं, उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे ये वैक्सीन चाहिए, मेरी पत्नी बहुत ज़्यादा बीमार है और वो मरने की कगार पर है, यानी मरने ही वाली है। यदि उसे ये दवा ना मिली तो वो मर जाएगी। उसके बाद वो जिसके पास जो वैक्सीन होती है, वो जो दवा होती है, वो बिल्कुल मना कर देता है, क्योंकि मैंने जो इस दवा को मैंने खुद से खोजा है, खुद से मैंने इसे बनाया है, इसलिए मुझे पैसे चाहिए। मतलब वो 10 गुने पैसे लेता है उस दवाई के। सपोज दैट वो कितने में भी बनती है तो उसके 10 गुने पैसे वसूल करता है कि मुझे इतने पैसे चाहिए। अब हिंज के सामने एक प्रॉब्लम, क्योंकि उसके पास इतने पैसे नहीं थे। जब पैसे नहीं तो वो कहता कि मेरे पास तो इतने पैसे नहीं। वो साफ मना कर देता है जो जिसके पास वैक्सीन थी कि नहीं, मुझे 10 गुने पैसे ही चाहिए, क्योंकि मैंने दवाई खोजी है, मैं इससे अपनी कमाई करूँगा और मैं ये दवाई नहीं देने वाला। अब उसके पास 2 ऑप्शन बचते हैं, यानी 2 ऑप्शन। या तो वो उस दवा को चुरा सकता था, चोरी कर सकता था दवा को, ठीक है, चोरी करके ले जा सकता था, या फिर उसे मार सकता था, यानी जिसके पास वो जो दवा थी उसे मार के छीन सकता था या चोरी कर सकता था। लेकिन अब उसके पास एक दुविधा उत्पन्न हुई। वो समझ नहीं पा रहा, हिंज समझ नहीं पा रहा था कि आखिर उस दवा को ले कैसे जाए। यदि वो दवाई नहीं लेके गया तो उसकी बीवी की डेथ हो जानी है, सीधी सी बात है, उसकी बीवी मर जाएगी। अब उसके सामने एक कॉन्फ्लिक्ट, उसके अंतर्द्वंद चलने लगा, यानी माइंड में समझ नहीं पा रहा, वो निर्णय नहीं कर पा रहा कि आखिर करे क्या। अब उसके पास 2 ऑप्शन थे, या तो वो चोरी कर ले उसको, और चोरी करता है तो उसकी नैतिकता यानी मॉरलिटी भंग होती है। यदि वो चोरी करता है तो उसे पुलिस पकड़ लेगी, पुलिस पकड़ने के बाद उसे जेल में बंद कर देगी। ऐसा करता है तो उसे जेल हो जाएगी, लेकिन उसकी बीवी बच सकती है, उसकी बीवी की जान बच सकती है, ठीक है। यदि ऐसा नहीं करता तो उसकी बीवी की डेथ हो सकती है। तो उसके सामने एक दुविधा उत्पन्न हो गई, बहुत कठिन विकट परिस्थिति में वो फंस गया कि यदि वो चोरी करता है तो पुलिस नैतिकता के खिलाफ जाता है, सोसाइटी के जो रूल्स वगैरह हैं, कानून को तोड़ता है, ठीक है। तो एक ऐसी स्टेज भी इंसान के सामने आ सकती है कि जब वो अपनी यानी अंतरात्मा की सुनता है। कुल मिलाकर जितनी भी नैतिकता है दुनिया की, जितनी भी मॉरलिटी है, जितने भी कायदा कानून या जितने भी लॉ वगैरह हैं, उन सब से ऊपर सोचता है। यानी वो सिर्फ उसे ये चीज़ दिखाई दे रही थी कि अपनी जो वाइफ, अपनी जो पत्नी है, उसकी जान बचानी है तो वो चोरी भी कर सकता है, कुछ भी हो जाए, अपनी जान यानी अपनी जान भी जोखिम में डाल सकता है, चाहे बेशक उसे जेल हो जाए, लेकिन उसे अपनी बीवी बचानी है। तो 2 ऑप्शन उसके पास होते हैं, या तो बीवी को बचा ले या जेल चला जाए। यदि वो चोरी करता है तो जेल जाएगा, बीवी तो बच जाएगी, जेल जाएगा। तो कुल मिला के जो लॉरेंस कोहलबर्ग ने इस चीज़ को कहा है, इस चीज़ को नैतिक दुविधा कहा है। नैतिक दुविधा यानी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट।
जब किसी इंसान के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाए, ऐसी दो परिस्थिति आ जाए कि उसमें से वो ये निर्णय नहीं कर पाए कि उसके लिए उचित क्या है और अनुचित क्या है। यदि वो एक को करता है, यानी नैतिकता के एक सिद्धांत पर चलता है, तो दूसरा सिद्धांत यानी जोखिमपूर्ण होता है, और दूसरे को करता है तो पहला वाला जोखिमपूर्ण हो सकता है। तो कुल मिला के ऐसी जो परिस्थिति किसी व्यक्ति के समक्ष प्रस्तुत होती है या आ जाती है, तो कोहलबर्ग ने उसे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहा है। यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये इम्पोर्टेंट टर्म हो जाती है। यानी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट क्या है? यानी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट ऐसी जटिल परिस्थिति जिसमें दो या दो से अधिक में से एक चुननी होती है, ठीक है, लेकिन एक चुनने पर अन्य सुनीति का उल्लंघन होता है, मतलब दूसरी जो कोई नीति है उसका उल्लंघन होता है। एक चुन के वो अपने बीवी को, तो यहाँ पे जो उसके पास डिफिकल्टी थी, यदि वो चोरी करता है, एक परिस्थिति को चुन सकता था लेकिन उसे जेल हो सकती थी, और यदि वो दवाई चुरा लेता तो उसकी बीवी बच सकती थी। तो इसने इसे मॉरल कॉन्फ्लिक्ट कहा है, यानी नैतिक द्वंद्व, क्योंकि नैतिकता से संबंधित उन्होंने सिद्धांत दिया है, तो उसने उन्हें नैतिक द्वंद्व का कहा है। तो नैतिक द्वंद्व को, और दूसरा एक जो नाम है, यानी इसे एथिकल डिलेमा, मॉरल कॉन्फ्लिक्ट यानी नैतिक दुविधा को एथिकल डिलेमा भी कहा जाता है। तो ये थी कहानी हिंस की, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उन्होंने ये कहानी बच्चों को सुनाई और बच्चों से विभिन्न प्रकार के यानी प्रश्न पूछे। तो जो प्रश्न निकल के आते हैं, उन्होंने प्रश्न पूछा बच्चों से, बच्चों की एक टीम, एक ग्रुप बनाया था। उन्होंने पूछा क्या हिंस को चोरी करनी चाहिए थी, मतलब दवा चुरा लेनी चाहिए थी। यदि दवा चुरा लेनी चाहिए थी वो गलत था उस परिस्थिति में या सही था? कुल मिला के ऑब्वियस बात है कि यदि हम चोरी करते हैं तो चोरी करना बिल्कुल गलत है, क्योंकि नैतिकता के खिलाफ है, सोसाइटी के जो नियम कायदा कानून हैं उनके सब के खिलाफ है। तो इस परिस्थिति में हिंस को चोरी करना उचित था, क्योंकि उसकी बीवी की जान बचनी थी। क्योंकि इस समय इस स्टेज में जो व्यक्ति होता है वो नैतिकता से ऊपर यानी अपने अंतरात्मा की सोचता है, तो उस समय उसे चोरी करना सही था। एंड दूसरा क्वेश्चन निकल के आता है, क्या चोरी करना सही है या गलत है? मतलब सही और गलत का वो निर्णय कर ही नहीं पाता उस समय जो उसे सोचता है। तो कुल मिला के नैतिक दुविधा यानी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट में किसी भी व्यक्ति के सामने ऐसी परिस्थिति आ जाती है कि वो निर्णय नहीं कर पाता, यानी उसका कोई भी डिसीजन नहीं होता, वो निर्णय नहीं कर पाता कि उसके लिए सही क्या है और गलत क्या है। यही नैतिक दुविधा है। अब इसी कहानी यानी इन्हीं के आधार पर लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिकता के 3 लेवल बताए हैं। 3 लेवल में अलग अलग स्टेजेस बताए हैं कि किस स्टेज में किसी भी बच्चे का जो मॉरल डेवलपमेंट है किस के आधार पर चलता है, मतलब स्टेजेस में किस किस तरह से चलता है। तो लॉरेंस कोहलबर्ग की जो मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चाहे सीटेट की बात करें, चाहे यूपी टेट की बात करें, केवीएस, एनवीएस, DSSS भी, बाकी आदि सभी में से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं। इसलिए इसको वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से देखें, समझने की कोशिश करें, क्योंकि मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी से अक्सर 2 से 3 क्वेश्चन बनते ही बनते हैं और इससे क्वेश्चन पूछने जाते हैं एग्जाम्पल दे के। सीधे सीधे क्वेश्चन ना पूछ के एग्जाम्पल दे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोबारा से हम चलते हैं, जो इन्होंने 3 लेवल की बात की है उस पर हम डिस्कस करने वाले हैं। यानी 3 लेवल्स की जो बात की है, पहले लेवल की हम बात करते हैं। यानी जो पहला लेवल इन्होंने बताया है वो बताया है प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी। प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी परंपरा जो सोसाइटी के कायदा कानून, नीति, नैतिकता आदि होती है, उससे पूर्व की जो अवस्था है उसे इन्होंने पूर्व कन्वेंशनल यानी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता कहा है। तो ये जो नैतिकता है ये 3 से 10 वर्ष की अवस्था तक के बच्चों में इस तरह की नैतिकता पाई जाती है।
इस नैतिकता की यदि हम बात करते हैं तो यानी क्या सही है या क्या गलत है इसका बच्चा पता नहीं लगा पाता, यानी 4 से 10 साल की उम्र में बच्चे को ये सही पता नहीं होता। यानी नैतिकता की यदि हम बात करें, यानी मॉरलिटी की बात करें, नैतिक सिद्धांत जितने भी हैं, क्योंकि सोसाइटी तो बनाती है नैतिकता को, नैतिक जो सिद्धांत है, कायदा कानून या रूल जितने भी हैं, तो 4 से 10 साल की उम्र में बच्चे को बिल्कुल पता नहीं हो पाता कि क्या उसके लिए सही है और क्या उसके लिए गलत है। इस तरह का वो निर्णय नहीं कर पाता। बच्चा बाहर से प्राप्त, यदि उसे पनिशमेंट दे दिया जाए यानी दंड दे दिया जाए और उसे यदि पुरस्कार यानी कोई भी प्राइज़ दे दिया जाए तो उसी के अकॉर्डिंग वो अपनी नैतिकता ढाल लेता है। वो समझता है कि जिस बात के लिए, जिस मेरे व्यवहार के लिए यदि मुझे दंड मिल रहा, पनिशमेंट मिल रहा, तो वो चीज़ गलत है, ठीक है, और जिसके लिए मुझे प्राइज़ मिल रहा है वो चीज़ सही है। तो इस तरह से वो चीज़ें करने लगता है, यानी अच्छी चीज़ें वो करने लगता है। यदि दंड उसे दे दिया जाए तो वो चीज़ें नहीं करता। यदि हम इस स्टेज में बात करें तो इस लेवल में 2 स्टेज की बात की है। यानी पहली स्टेज की यदि हम बात करें तो पहली स्टेज को जो नाम दिया है उन्होंने दिया है ओबीडियंस, एंड पनिशमेंट। ओबीडिएंट एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। जो पहली स्टेज बताई है उन्होंने बताई है ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन। तो कुल मिला के इस अवस्था में बच्चा आज्ञा और दंड पर निर्भर होता है। कुल मिला के जो उसकी नैतिकता है, बच्चे की जो नैतिकता है, जो कायदा कानून या रूल्स हैं जिसके तरह वो व्यवहार करता है, वो आज्ञा और दंड यानी ओबीडियंस और पनिशमेंट यानी प्राइज, पुरस्कार आदि पर निर्भर होती है, डिपेंडेंट होती है कि जिस उसे आज्ञा मिलेगी किसी चीज़ के लिए वो काम करता है, अच्छा हो या गलत हो उसे बिल्कुल समझ नहीं आता, क्योंकि वो उसके पेरेंट्स या उसके फैमिली मेम्बर पर डिपेंडेंट होता है। यदि किसी चीज़ के लिए उसे पनिशमेंट मिल गया तो उसके लिए वो बुरी हो गई, और प्राइज़ मिल गया या उसे करने की आज्ञा मिल गई तो उसके लिए वो सही हो गई। तो वही उसके लिए नैतिकता होती है। सही और गलत क्या है उसे कोई मतलब नहीं होता। तो कुल मिला के इस स्टेज में जो बच्चे की नैतिकता है, जो सोच है, वो सज़ा से बंधी हुई होती है। यानी उसे सज़ा मिल गई किसी बात के लिए तो उसे वो नहीं करता। यदि पुरस्कार मिल गया, प्राइज़ आदि मिल गया तो वो उस चीज़ को करता है। यदि हम नेक्स्ट दूसरे की बात करें, यानी दूसरे स्टेज की जो बात करें, इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज। यानी व्यक्ति केंद्रित। इसके बाद जो दूसरी अवस्था आती है वो व्यक्ति केंद्रित, यानी बच्चा अपने आप में ही कुछ निर्णय, कुछ नैतिकता निर्धारित कर लेता है, और के बाद लेन देन यानी एक्सचेंज, बदले की भावना से मतलब, क्योंकि यदि बच्चा इस अवस्था में बच्चा ऐसा सोचता है कि इस अवस्था में बच्चे अपने हितों के साथ दूसरों के हितों के बारे में सोचता है, दूसरों के हितों के भी ध्यान रखता है। वो सोचता है कि यदि मैं अच्छा करूँगा, यदि मैं किसी के साथ अच्छा करूँगा तो मुझे भी अच्छा ही मिलेगा, ये मेरे साथ भी अच्छा होगा। यदि मैं किसी के साथ गलत करूँगा तो मेरे साथ भी गलत होगा। तो इस स्टेज में यानी आत्म केंद्रित यानी व्यक्ति केंद्रित होता है, वो अपने बारे में सोचता है। और इसमें जो बराबरी के लेन देन की बात होती है, यदि वो इस अवस्था में बच्चा सोचता है कि मेरा जो टॉय है, यदि मैंने दूसरे किसी बच्चे को दे दिया, यानी दूसरा बच्चा है, मैं इसके टॉय से खेल सकता हूं तो ये भी मेरे टॉय से खेल सकता है। तो यानी एक्सचेंज की भावना इस नैतिकता में, यानी इस अवस्था में नैतिकता की जो भावना होती है वो
लेन देन की भी होती है, क्योंकि आपस में एक दूसरे की चीज़ों को एक्सचेंज करके वो खुश रहते हैं, मतलब यही उनकी नैतिकता है। इतनी समझ आ गई होती है कि दूसरों की भलाई में भी अपनी भलाई है, यदि वो दूसरों की भलाई करें तो इस चीज़ में अपनी भलाई है। तो ये प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता, यानी परंपरा से पहले की जो नैतिकता है, इसमें 2 स्टेजेस हो गई। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, यानी दूसरा जो लेवल आता है मॉरल डेवलपमेंट में, यानी कोहलबर्ग ने दूसरे स्टेज की बात की, उसके बारे में अब हम बात करने वाले हैं। यानी पहली जो हो गई इसमें अवस्था वो ओबीडियंस एंड पनिशमेंट ओरिएंटेशन, एंड दूसरी इंडिविजुअलिज्म एंड एक्सचेंज वाली। इसके बाद यदि हम बात करते हैं तो दूसरा लेवल आता है जो दूसरा लेवल आता है यानी कन्वेंशनल मॉरलिटी। परंपरागत नैतिकता। परंपरागत नैतिकता मतलब नाम से ही बिल्कुल जाहिर हो रहा है कि परंपरा के अकॉर्डिंग, क्योंकि इस स्टेज में जो सोसाइटी या अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता के द्वारा निर्धारित जो भी परंपराएं, जो भी रूल्स हैं, जो भी सोसाइटी के निर्देश आदि हैं, उनका बच्चा अनुसरण करता है, उनके अकॉर्डिंग ही चलता है और उन्हीं को सीखता है। तो इस स्टेज की यदि हम बात कर लेते हैं, ये जो स्टेज है वो 10 से 13 वर्ष की अवस्था में, यानी जो कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी परंपरागत है अवस्था है नैतिकता की, वो 10 से 13 वर्ष, यानी 10 से 13 वर्ष के अवस्था में बच्चा बिल्कुल सोसाइटी, अपने समाज के अकॉर्डिंग चलता है, समाज के नियम कायदा कानून के अकॉर्डिंग चलता है, क्योंकि समाज के द्वारा बनाए गए जो भी नैतिकता है, जो भी रूल्स हैं, जो भी कानून आदि हैं, उन सभी का पालन करता है और अपने माता पिता की बात मानता है। तो इस लेवल पर यदि हम बात करते हैं तो इसमें भी 2 स्टेज हैं, क्योंकि 2 स्टेज हमने पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम बात करेंगे यानी थर्ड स्टेज की, क्योंकि थर्ड स्टेज की जो बात करते हैं तो इसमें थर्ड स्टेज है यानी गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स। गुड इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स, कुल मिला के अच्छा आपसी व्यवहार या संबंध, जितने भी रिलेशनशिप हैं वो बहुत अच्छी तरह से इसमें व्यवहार करता है। तो कुल मिला के जो थर्ड स्टेज होगी वो अच्छा आपसी व्यवहार, यानी जो रिश्ते संबंध आदि हैं उनमें सब में अच्छा व्यवहार रहे, इस चीज़ की वकालत यानी इस अवस्था में बच्चा करने लगता है, यानी 10 से 13 वर्ष की अवस्था में। तो कुल मिला के इसमें यदि हम बात करें तो माँ बाप यानी पेरेंट्स द्वारा जो निर्धारित, माता पिता द्वारा जो निर्धारित मॉरलिटी होती है, इस समय जो बच्चे की नैतिकता है वो माता पिता पर बिल्कुल निर्भर होती है और सोसाइटी पर, क्योंकि माँ बाप ने जो भी निर्णय, नियम, कायदा, कानून बना दिए हैं उनके अकॉर्डिंग बच्चा चलता है। इस अवस्था में बच्चा बड़ों का सम्मान करता है, ठीक, उनका कहना मानता है, जैसे वो कह देते हैं इसी तरह से मानता है। और इस अवस्था की जो एक और विशेषता है वो है, इस अवस्था में प्रत्येक लड़का और लड़की अच्छा बनने की कोशिश करते हैं, क्योंकि वो अपने समाज, अपने रिलेशनशिप्स, अपने रिलेटिव, अपने बड़े माता पिता और नेबरहुड में अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। वो जैसे अपने पेरेंट्स से बड़ों को ग्रीड करते हैं, उनका सम्मान करते हैं, प्रणाम आदि करते हैं, गुड मॉर्निंग करते हैं। तो कुल मिला के अच्छे नैतिकता के गुण उनमें आने लगते हैं, जो सोसाइटी के अकॉर्डिंग जो माँ बाप उन्हें सिखाते हैं। तो ये जो स्टेज है काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसमें जो एक चीज़ है वो यानी गुड बॉय एंड गुड गर्ल, ये जो स्टेज है गुड बॉय एंड गुड गर्ल की है, इस पे काफ़ी टाइम क्वेश्चन पूछे गए हैं। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि वो कौन सी अवस्था है, यानी कौन सा लेवल है। तो लेवल की यदि हम बात करें तो परंपरागत नैतिकता यानी कन्वेंशनल मॉरलिटी, और स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज यानी गुड इंटरपर्सनल एंड रिलेशनशिप्स, यानी अच्छा आपसी व्यवहार में गुड बॉय और
गुड गर्ल बनने की कोशिश बच्चे करने लगते हैं, तो इसमें अच्छा दिखाने की कोशिश करते हैं। तो यह हो गया थर्ड स्टेज। कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी परंपरागत नैतिकता में हम बात करते हैं, यानी फोर्थ स्टेज यानी चौथी अवस्था की बात करते हैं। तो चौथी अवस्था आती है, यानी चौथी जो अवस्था आती है वो आती है मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। मेंटेनिंग द सोशल ऑर्डर। तो कुल मिला के जो मेंटेनिंग सोशल ऑर्डर, जो भी समाज के द्वारा बनाए गए कानून हैं, नियम हैं, ठीक है, या रूल्स हैं, उन सब की व्यवस्था बनाने में बच्चा सहयोग करता है। यानी इस तरह की नैतिकता आ जाती है कि सोसाइटी द्वारा जो जितने भी नियम कायदा कानून आदि सब बनाए गए हैं वो समाज के अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करता है और इसी बात को मानता है। तो नैतिक विकास सामाजिक आदेश, कानून, न्याय, कर्तव्य आदि पर आधारित होता है। जो इस अवस्था के यानी इस स्टेज की जो नैतिकता है वो समाज द्वारा निर्धारित, चाहे वो कानून हो गए, निर्देश हो गए, नियम हो गए या आदेश हो गए, उन सब के अकॉर्डिंग होती है। तो कुल मिला के समाज के अकॉर्डिंग बच्चा चलता है। ये जो अवस्था थी 10 से 13 की थी। तो फोर्थ स्टेज की यदि हम बात करते हैं, यानी फोर्थ अवस्था की बात करते हैं, तो बच्चे में जो नैतिकता आती है यानी सोशल ऑर्डर से संबंधित होती है। जितने भी समाज के नियम कायदा कानून आदि सब हैं उनके अकॉर्डिंग चलता है, उनको व्यवस्थित। यदि इस अवस्था में, इस स्टेज में बच्चे को ये कह दिया जाए कि नहीं ये चीज़ गलत है, जो समाज ने, सोसाइटी ने चीज़ें बता रखी हैं ये गलत हैं, तो वो बिल्कुल नहीं मानने वाला। उसको लगता है कि बिल्कुल नहीं, आप मुझे बहकाने की कोशिश ना करें, क्योंकि जो समाज ने जितने भी नियम और कायदा कानून बनाए हुए हैं वो बिल्कुल सही हैं, मेरे लिए उचित हैं, मेरी फैमिली, मेरी सोसाइटी, मेरे देश, मेरे राष्ट्र सब के लिए उचित हैं, तो इसके मैं बिल्कुल भी यानी अगेंस्ट नहीं जा सकता, ये मेरे लिए सही हैं। तो यानी परंपरागत मॉरलिटी की यदि हम बात करते हैं तो उसमें बच्चा सोसाइटी और अपने पेरेंट्स, नेबरहुड आदि सबके द्वारा जो नियम कायदा कानून बनाए गए होते हैं उन पर चलने की कोशिश करता है। तो उस समय इसकी नैतिकता यानी परंपरागत होती है। ओके फ्रेंड्स, तो ये थे सेकंड लेवल। अब हम थर्ड लेवल यानी लास्ट लेवल की बात करते हैं। लॉरेंस कोहलबर्ग ने जो लास्ट लेवल बताया उसके बारे में हम बात करने वाले हैं, क्योंकि 2 लेवल हमने बता चुके हैं, यानी प्री कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी पूर्व परंपरागत नैतिकता एंड परंपरागत मॉरलिटी यानी कन्वेंशनल मॉरलिटी। फर्स्ट वन में हमने 2 स्टेजेस की बात की एंड सेकंड में 2 स्टेज की। अब हम थर्ड पर चलते हैं। थर्ड पे भी 2 स्टेज आते हैं, यानी पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी। पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी यानी चाहे इसे उत्तर लिख लो, उत्तर परंपरागत नैतिकता या परापरंपरागत नैतिकता या पश्च परंपरागत नैतिकता। तो कुल मिला के परंपरा से बाद की जो अवस्था है वो यानी उत्तर परंपरागत नैतिकता, उसे लॉरेंस कोहलबर्ग ने कहा है ये जो अवस्था है यानी 13 वर्ष से ऊपर की अवस्था है, 13 वर्ष के बाद के बच्चे में या लास्ट तक किसी भी इंसान में ये अवस्था यानी इस तरह का जो नैतिकता पनपती है। तो इसमें यदि हम बात करते हैं तो खुद के सिद्धांतों पर चलने की कोशिश करता है। इस अवस्था में बच्चा खुद के नए अपने सिद्धांत यानी अपनी अंतरात्मा के सुनता है। उसके मतलब 13 के बाद की बात करते हैं तो बच्चा एडोलसेंस यानी किशोर अवस्था में आता है, और किशोर अवस्था में तो सभी मानते हैं तो बच्चा जो अवस्था तनाव, तूफान और द्वंद्व की अवस्था है तो बच्चा बिल्कुल हवा में होता है इस समय। तो वो अपने नियम कायदा कानून बनाने की कोशिश करता है। वो सोसाइटी के अभी लास्ट हमने जो पढ़ा परंपरागत नैतिकता, तो वो इन चीज़ों को ना मान के अपने अकॉर्डिंग ढलने की कोशिश करता है। वो समझता है कि मेरे अकॉर्डिंग जैसे मैं मानता हूँ वही सारी चीज़ सही हैं, मतलब खुद की नैतिकता बनाने की कोशिश करता है, यानी व्यक्तिगत अधिकारों पर सोचने लगता है। वो खुद के बारे में ज़्यादा सोचता है, अपने खुद के क्या अधिकार हैं उसके बारे में बात करने लगता है। तो
इस लेवल पे यदि हम बात करते हैं तो यानी 4th स्टेजेस हम कर चुके डिस्कस। अब 5th पर चलते हैं। तो 5th स्टेज की यदि हम बात करते हैं तो इस स्टेज में बच्चा यानी सामाजिक अनुबंध, ओके, समाज की उपयोगिता यानी इम्पोर्टेंस, एवं व्यक्तिगत अधिकार मतलब उसके इंडिविजुअल राइट्स आदि सब की बात करने लगता है इस स्टेज में बच्चा। यानी सामाजिक अनुबंध, जो समाज के जितने भी क्रियाकलाप हैं, समाज के कायदा कानून हैं, वो और समाज की इम्पोर्टेंस और खुद के व्यक्तिगत यानी इंडिविजुअल राइट्स की बात करने लगता है इस अवस्था में बच्चा। यानी कुछ मूल्य अधिकार कानून से भी ऊपर हो सकते हैं, वो सोचता है इस अवस्था में। यानी इस स्टेज में बच्चा सोचता है कि कुछ जो मूल्य हैं उसके द्वारा जो निर्धारित कुछ मूल्य हैं या फिर अधिकार हैं, उसके अपने कुछ राइट्स हो सकते हैं, वो कानून जो सोसाइटी के द्वारा जो कानून निर्धारित की गई है उससे भी ऊपर हो सकते हैं, ऐसा बच्चा मानता है। क्योंकि सिर्फ समाज ने जो निर्धारित कर दी गई नैतिकता है, जो कानून व्यवस्था है, रूल्स आदि हैं, वही सभी नहीं हैं, वो उससे भी ऊपर बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। कुछ अपने जो व्यक्तिगत मैटर हैं, व्यक्तिगत अधिकार हैं, वो भी हो सकते हैं। क्योंकि बहुत सारी कहानी आपने देखी होंगी कि बच्चे थोड़ी सोसाइटी के साथ बगावत करने की कोशिश करते हैं। वो बगावत नहीं, इस तरह की मॉरलिटी यानी इस तरह की नैतिकता का एग्जाम्पल हो सकता है, क्योंकि उसे बगावत कह देते हैं सोसाइटी में। क्योंकि सोसाइटी के रूल्स के अगेंस्ट जाना यानी कह देते हैं अनैतिक हो रहा, बच्चा बेशर्म हो रहा है, कुछ मतलब सोसाइटी, समाज, पेरेंट्स आदि किसी की बात नहीं मान रहा, लेकिन वो अपने अधिकारों, समाज की उपयोगिता आदि सभी की बात करता है। वो अपने अंतरात्मा की सुनने की कोशिश करता है कि कुछ अधिकार ऐसे भी हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सारी चीज़ जो समाज द्वारा निर्धारित है वो ही सही हो, कुछ अलग भी हैं, कुछ अधिकार भी हैं, वो हो सकते हैं। तो इस तरह की बात करता है बच्चा, मतलब अपने अधिकारों हित मतलब संरक्षण के लिए कुछ भी कर सकता है, वो बात करता है। मतलब सोसाइटी के जो अधिकार है उसके संरक्षण के लिए बच्चा कोशिश करता है, कुछ भी करने को तैयार होता है। कुल मिलाकर उसमें देशभक्ति आदि की भावना हो गई होती है, यानी धार्मिक कट्टरता की बात कहें वो सब उसमें पनप गए होते हैं। तो इस स्टेज में बच्चे का जो नैतिकता, बच्चे की मॉरलिटी होती है, अपने अधिकारों के प्रति ज़्यादा सचेत होती है और सोसाइटी के कुछ अनुबंध, कुछ नैतिकता है, उनके बारे में वो ज़्यादा सोचता है। तो ये हो गई 5th स्टेज। एंड 3rd के लास्ट की हम बात करते हैं तो 6th स्टेज यानी 3rd पोस्ट कन्वेंशनल मॉरलिटी में, यानी उत्तर परंपरागत में जो लास्ट आती है, यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स मतलब सार्वभौमिक नीति, मतलब यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स की बात करने लगता है। इसमें ये जो स्टेज है, ये जो अवस्था है, बहुत कम कुछ % व्यक्तियों में पनप पाती है, क्योंकि इस स्टेज पर जा पाना बहुत ही कठिन होता है। क्योंकि डिस्कस कर लेते हैं, इस अवस्था में जो बच्चा होता है, इस अवस्था में व्यक्ति किसी भी नैतिकता से ऊपर जाकर बच्चा बात करता है, किसी भी यानी कोई भी नैतिकता है उससे ऊपर जाकर सोचने लगता है। जब कोई नैतिकता उसके समक्ष नहीं होती, सोसाइटी की कोई भी बात उससे अच्छी नहीं लगती। कुल मिला के बात करें तो बच्चा जो अपने अंतर आत्मा मतलब अपने अंतर्मन खुद की बात सोचने लगता है। सारे कायदा कानून नियम माता पिता सब उसके लिए अलग हो जाते हैं। जैसे कि हमने अभी डिस्कस किया था हिंज की कहानी में उसके लिए कोई नियम कायदा कानून सोसाइटी कुछ नहीं थी, सिर्फ उसे एक चीज़ दिखाई दे रही थी, क्योंकि उसके नैतिक दुविधा उसके माइंड में ये पनप गई थी कि यदि वो दवाई नहीं चुराए तो उसकी बीवी मर सकती है, और यदि वो दवाई चुराता है तो उसे पुलिस पकड़ सकती है। लेकिन उसके लिए अच्छा क्या है, बुरा क्या है, समाज क्या कहेगा, उसके लिए कुछ अच्छा नहीं था। सिर्फ उसे एक चीज़ सूझ रही थी कि सिर्फ मैं दवाई चुराऊँ और अपनी बीवी को बचा लूँ। तो कुल मिला के इस अवस्था में जो इंसान होता है सिर्फ अपनी अंतरात्मा की सुनता है और वही करता है जो उसे अपनी अंतरात्मा
के अंतर्मन से आवाज़ आती है। उसमें सही गलत या जोखिमपूर्ण हो सकती है चीज़ें, लेकिन वो करता है, यानी अंतरात्मा के आवाज़ के साथ जाता है, चाहे वह कार्य कितना भी जोखिमपूर्ण क्यों ना हो, चाहे उस कार्य में कोई बहुत बड़ा जोखिम क्यों ना हो, लेकिन वो अपनी अंतरात्मा की आवाज़ के साथ ही जाता है हमेशा। वो सिर्फ अपनी सुनता है, यानी इस अवस्था में कुछ ही % लोग जा पाते हैं, क्योंकि ये समाज और सोसाइटी और जितनी भी नैतिकता रूल्स वगैरह हैं, कानून सबके खिलाफ तो है ही, और इस अवस्था में कुछ ही % जा पाते हैं, क्योंकि उन्हें डर होता है, क्योंकि कुछ ऐसी परिस्थिति होती हैं व्यक्ति के सामने कि एक को चुने तो दूसरे के मतलब अधिकार की रक्षा होगी, यदि दूसरे की सुनता है तो पहले की रक्षा होगी। कुल मिला के एक तो कानून टूटना ही है, इसलिए वो एक को निर्णय करता है और दूसरे को तोड़ पाता है। तो इस अवस्था में यानी यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स। तो फ्रेंड्स, यदि लॉरेंस कोहलबर्ग की नैतिक डेवलपमेंट थ्योरी की बात करते हैं, यानी मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी, नैतिक विकास के सिद्धांत की बात करते हैं, तो इन्होंने जो दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं, यानी इन्होंने जो लेवल दिए हैं, यानी 3 लेवल की बात की है, लेवल्स यानी 3 लेवल्स की बात की है, और स्टेजेस की यदि हम अवस्थाओं की बात करते हैं तो 6। तो कुल मिला के 3 लेवल हो गए, यानी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। पहला, दूसरा, तीसरा, पहले में 2 स्टेज, दूसरे में 2 स्टेज, तीसरे में 2। तो कुल मिला के इस तरह से 6 स्टेजेस की बात की है। तो फ्रेंड्स, ये भी सीधा सीधा क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के सिद्धांत में कितने लेवल की बात की है। तो लेवल की यदि हम बात करते हैं तो 3 लेवल, और स्टेज की बात करते हैं तो 6 स्टेज। और एक और क्वेश्चन पूछा जाता है कि गुड गर्ल एंड गुड बॉय एंड गुड गर्ल किस अवस्था में, यानी किस स्टेज में। तो बात करते हैं तो हम यानी परंपरागत नैतिकता कॉन्वेंशनल लेवल के, यानी थर्ड स्टेज में इन्होंने ये बात की है, क्योंकि बच्चा उस अवस्था में अपने माता पिता को ग्रेड करता, माता पिता का सम्मान करता, माता पिता का कहना मानता है, अच्छा लड़का और लड़की बनने की कोशिश करता है। तो फ्रेंड्स, आज जो हमने डिस्कस किया, यानी नैतिक विकास, कोहलबर्ग का नैतिक विकास हमने डिस्कस किया, उसमें हमने उसके 3 लेवल और 6 स्टेजेस की बात की, हिंस की कहानी बताई, जिसके अकॉर्डिंग उन्होंने नैतिक दुविधा, और जो एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, यानी नैतिक दुविधा, कोहलबर्ग के अनुसार नैतिक दुविधा क्या है, यानी मॉरल कॉन्फ्लिक्ट, उस पर भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया। तो फ्रेंड्स, ये था मॉरल डेवलपमेंट थ्योरी बाय लॉरेंस कोहलबर्ग। आई होप दिस सेशन विल हेल्प यू, एंड यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके मुझे ज़रूर से फीडबैक दें कि ये सेशन आपको अच्छा लग रहा है। और लास्ट थोड़ा टाइम हो गया वीडियो आने में, उसके लिए सॉरी। आई होप ये सेशन आपको हेल्प करेगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग। दैट वाज एसपी सिंह साइनिंग ऑफ।